हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। दो स्टेटमेंट है हमारे पास, देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट गिव माइनॉरिटी स्टेटस टू हिंदू डिप्रेस्ड क्लास। सेकंड, कांग्रेस एक्सेप्टेड द रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। गाइस इसका सही आंसर है ए। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड क्या था। अब देखिए, इसको कॉमनल अवार्ड भी कहा जाता है। अब 1909 में, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाऊंगा। 1909 में जो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। ठीक है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। देन 1919 का एक्ट आया, यहाँ पर जो अदर रिलीजन थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है, अब 1935 का जो एक्ट आना था उससे पहले अगस्त 1932 में ये रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड आया था। ठीक है, इसको कॉमनल अवार्ड भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे कि हम जो हिंदू डिप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है जी। अब हिंदूज को डिवाइड करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, और आप ऐसे समझिए ये एक तरह का डिवाइड एंड रूल को लेकर नेक्स्ट लेवल पर ब्रिटिशर्स कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था बांटो और राज करो। यहाँ पर हम उसी विचारधारा से चलते हुए काफ़ी लंबे समय तक राज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सब का विरोध कर रही थी कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कांग्रेस विरोध कर रही थी इसका, स्ट्रांगली डिसएग्री थी इसको लेकर। आपको पता भी होगा गांधी जी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसको छोड़कर आ जाते हैं बीच में, और इसको लेकर जो डिमांड कर रहे थे वो थे बी आर अम्बेडकर जी। देन बी आर अम्बेडकर जी जब गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी फास्ट रख लेते हैं। देन बहुत सारे लीडर बी आर अम्बेडकर जी को मनाने जाते हैं कि भाई ये गलत है, गांधी जी ने फास्ट रख लिया और गांधी जी मानेंगे नहीं। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता होता है। बहुत ही फेमस पैक्ट था, पूना पैक्ट। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता होगा। अब इस पैक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बी आर अम्बेडकर जी कुछ शर्तें रखते हैं कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिजर्व सीट्स का जो एक हम लोगों को बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो रिजर्व सीट को लेकर गांधी जी एग्री हो जाते हैं। ठीक है, एंड गांधी जी यहाँ पर अपलिफ्ट का काम करते हैं हरिजन समाज के लिए। ठीक है, मतलब गांधी जी जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको एक नाम देते हैं हरि समाज, हरिजन समाज। तो हरिजन समाज का मतलब होता है हरि के पुत्र। ठीक है, तो हरिजन वीकली भी चलाते हैं। ठीक है, एंड हरिजन फंड भी कलेक्ट करते हैं एंड बहुत सारे वर्क करते हैं अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। एंड यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि हिंदूज में भी डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ होता कांग्रेस रिजेक्टेड द रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाती? नहीं, तब भी ये गलत होती। ध्यान से समझिए, कांग्रेस ने डिसाइड किया था ना तो इसको ये एक्सेप्ट करेंगे ना ही इसको ये रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, कांग्रेस डिसाइडेड नेदर टू एक्सेप्ट इट नॉट टू रिजेक्ट इट। ठीक है, ये ऑफिशियल है। वैसे कांग्रेस इसका स्ट्रांगली अपोज कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री थी इसको लेकर, कभी कांग्रेस ने रिजेक्ट नहीं करा। चलो, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के ऊपर आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपको यहाँ पर आपको मतलब आपकी नॉलेज को चेक कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड, इसके अकॉर्डिंगली समझ लो या ऐसे समझ लो, 1935 का जो एक्ट आया था, क्या इसमें ब्रिटिशर्स ने जो डिप्रेस्ड हिंदू डिप्रेस्ड क्लास कम्युनिटी थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स लगाए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप ये बताइए कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? अगर हिंदू डिप्रेस्ड क्लास को नहीं दिया गया फिर किसको दिया गया था, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये एक वॉइस रॉय के टाइम में जो मतलब इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली ये तीनों स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन से वॉइस रॉय के टाइम में हुई थी। ठीक है, दिल्ली वाज मेड द कैपिटल इन प्लेस ऑफ कैलकाटा इन 1911। ठीक है जी। सेकंड, अबॉलिशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। थर्ड है डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इन 1915। ये गांधी जी के गुरु जी थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से वॉइस रॉय के टाइम में ये सब हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रेडिंग।
चलिए होपफुली आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ठीक है जी। एंड दिल्ली कैपिटल बना हमारा 1911 में, दिल्ली दरबार सजा था 1911 में, आपको पता होगा। ठीक है, उसी ड्यूरेशन में दो डिसीजन लिए गए थे, एक तो बंगाल का पार्टीशन रोका गया था और एक दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपने याद रखना है, बंगाल को प्रेसिडेंसी बनाया गया था बॉम्बे और मद्रास की तरह। ठीक है जी। और साथ साथ आपको याद रखना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा। अब ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खैर पता भी होगा आपको, हिंदू महासभा को एस्टेब्लिशमेंट या किसके द्वारा करा गया था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है जी। तो कौन से राजा आए थे उस टाइम, किंग जॉर्ज फिफ्थ। 1917 में 1 रुपीज़ का नोट जो छपा था उसमें ये महाराजा जी की पिक भी थी। ठीक है, राजा महाराजा जो भी थे, ठीक है, इनकी पिक भी थी किंग जॉर्ज फिफ्थ की। ये क्वेश्चन खैर इकोनॉमिक्स में आता है, स्टैटिक में, बट आप लोग भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका टेन्योर। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ से भी, ये आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है। दिल्ली को अनाउंस तो कर दिया कैपिटल के लिए 1911 में, ऑफिशियली दिल्ली कब कैपिटल बना था? ऑप्शन है आपके पास 1911, 1921, 1931 या 1947। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द देसाई लियाकत पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए देसाई लियाकत पैक्ट जो एक तरह से आया था, ये क्या था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट वाज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ वेवल्स प्लान। ठीक है जी। सेकंड है, इट प्रपोज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द इंटर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपने यहाँ पर देख ली। अब देसाई लियाकत पैक्ट क्या था, इसको ध्यान से समझिए। मुस्लिम लीग हमारे देश में 1943 में मुस्लिम लीग एक्चुअली में स्ट्रांगली डिमांड कर रही थी कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए। वैसे आप कहोगे कि सर ये तो आप 1943 की बात कर रहे हो, ये तो पहले से ही बहुत डिमांड कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल पहले से डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस ड्यूरेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगने लग गया था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ये दौर कौन सा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। या फिर आप ऐसे इस ईयर में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ऐसे समझ लो कि मतलब ये दौर ऐसे था, ये ऐसे समझ लो 1944 जब ये देसाई लियाकत अली पैक्ट आया था। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 2 की ड्यूरेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगने लग गया था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हालांकि ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है, अब ये अपनी तरफ से ही यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि इंडिया के 2 पार्ट्स हों। ठीक है, खैर 2 क्या 3 पार्ट्स हो गए बाद में चलकर 1971 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पर एक आप ऐसे कह सकते हो, इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप सेपरेट जो या फिर 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, हम आपको प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, जब इंटर्म गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी तो उसमें हम आपको प्रॉपर सीट्स देंगे। ठीक है, ये देसाई लियाकत अली पैक्ट का एक तरह से प्रयास था कि मुस्लिम लीग जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रही है वो कहीं ना कहीं हद तक कैंसिल कर दे प्लान को। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इट प्रपोज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द इंटर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, अब ये जो देसाई लियाकत अली पैक्ट था, तो इसमें आपने याद रखना है कौन कौन थे। भूला भाई देसाई जी, ये लीडर ऑफ द कांग्रेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक है जी। लियाकत अली खान, डिप्टी लीडर ऑफ द लीग इन द असेंबली। ठीक है, इन्होंने मिलकर प्रपोज किया था इंटीम गवर्नमेंट जब भी इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के। ठीक है, बट ये प्लान भी बाद में चलकर मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, सेपरेट नेशन। ठीक है, यहाँ पर उनको इससे कम कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब हुई थी तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गांधी जी यूज द वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। सेकेंड, द स्ट्राइक वॉज अनसक्सेसफुल एंड वॉज सप्रेस्ड वायलेंटली बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। गाइस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों हुई थी, इसके रीजंस देखिए। देखिए हुआ क्या, 1914 से लेकर 1918-19 तक क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 1 जब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स तो बिजी थे। अब ब्रिटिशर्स बिजी थे तो इंडिया में जितनी कंपनीज हैं वो माला माल हो जाती हैं। ठीक है, अब
इंडिया की जो जितनी भी कंपनीज थी उनको बहुत प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के साथ साथ उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता था। ठीक है, जो ये अहमदाबाद में मिल थी, तो ये यहाँ पर अपने वर्कर से ओवर टाइम कराती थी। और उस टाइम गुजरात में ना एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग। जैसे आज की डेट में कोरोना फैला हुआ ना, ऐसे समझ लो कि उस ड्यूरेशन में प्लेग एक बीमारी फैली हुई थी गुजरात में। एंड गुजरात के जो मिल ये थी, ये अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाती थी। ठीक है, अब ओवर टाइम भी करवाया और ये बीमारी भी चल रही थी, लोग यहाँ पर परेशान थे। एक तो बीमारी से ऊपर से ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और यहाँ पर वर्कर्स ने डिमांड करी कि हमें प्रॉफिट का कम, चलो ऐसे समझ लो, हमें हमारी सैलरी 35% इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, और इनको आप ऐसे समझो, जो ये मिल है अहमदाबाद की मिल, इनको प्रॉफिट कितना हुआ था? 30%। देख रहे हो आप कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको लेकर यहाँ के वर्कर्स ने डिमांड कर दी कि हमें तो 35% यहाँ पर अपनी सैलरी का हाइक चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी ने बोला कि हम आपको 20% दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये मिल वर्कर जो थे वो नाराज़ हो गए, वो अनशन पे बैठ गए। ठीक है, तो अनशन पे बैठे ये जो मिल वर्कर हैं, इनका नाम है अम्बालाल, ये नाम याद रखना, अम्बालाल सारा भाई। ये गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, दोस्त थे। इन्होंने ही गांधी जी को जो आश्रम की जगह है, वो गांधी जी को इन्होंने ही दी थी। ठीक है, अब गांधी जी यहाँ पर इन मिल वर्कर्स के फेवर में आ जाते हैं। गांधी जी ना बहुत ही एक ऐसे समझ लो दिमाग से चलते थे। जैसे मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में बताया था, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको इसी टाइम याद हो जाए सारा, कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ढूंढनी ना पड़े, जस्ट यहीं पर ही आप इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से देखते थे, और जब ये लोग आए यहाँ पर स्ट्राइक करने, तो गांधी जी तब आते थे जब गांधी जी को लगता था कि अब मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। या फिर ऐसे समझो कि ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम चल लिया, और उसके साथ साथ ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तब गांधी जी को लगता था कि अब मेरे को सपोर्ट देनी चाहिए, और गांधी जी जब सपोर्ट देते थे तो डेफिनेटली सामने वाले को हार माननी पड़ती थी। और गांधी जी जैसे ही आए, हंगर स्ट्राइक पर बैठे, देन मिल वर्कर ने सारी डिमांड मान ली थी। और यहाँ पर जो मिल वर्कर की जो सिस्टर है, ठीक है, अम्बालाल साराभाई की, इनकी सिस्टर का नाम मैं भूल गया, अनुसुईया ऐसे कुछ नाम था, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये नाम याद रखना, हाँ, अनासुईया बैन, इन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पैरेलल गवर्नमेंट वेयर सेटअप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पैरेलल गवर्नमेंट वेयर सेटअप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट है झांसी, सेकंड है तामलुक, थर्ड सतारा, एंड फोर्थ बालिया। देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन से रीजन में पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए आपने इसका आंसर देख लिया होगा। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, तामलुक, सतारा, बालिया। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, वहाँ पर कुछ मिस्टेक थी। ठीक है, देखिए जो बालिया है यहाँ पर सेटअप करी गई थी चिंटू पांडे के द्वारा, या चिंटू पांडे के द्वारा। ठीक है, एक बार इनका नाम सर्च कर लेना, चिंटू पांडे या फिर चीटू पांडे होगा इनका नाम। ठीक है, और इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट बालिया में, और ये फर्स्टली सेटअप करी गई थी अगस्त 1942 में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो सतारा है, यहाँ पर सेटअप करी गई थी वाई बी चौहान के द्वारा एंड नाना पाटिल के द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा या लॉन्गेस्ट टेन्योर पर कहाँ पर चली थी? 17 में ही चली थी। ठीक है, 1943 से लेकर 1945 तक। ठीक है, एंड तामलुक में भी यहाँ पर आप याद रख सकते हो, यहाँ पर किसके द्वारा सेटअप करी गई थी? 30 सम्मत के द्वारा। और ये जो पर्सन थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा था जब बंगाल में फेमाइन आया था। ठीक है, तो ये 3 पैरेलल गवर्नमेंट आप याद रखोगे, तामलुक, सतारा और बालिया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि मेरे जो सोशल रिफॉर्म के सेशन हैं उनको जरूर देखिएगा, वहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे आउट ऑफ 15। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन की वेटेज आप सब जानते हैं कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पारसी रिफॉर्म मूवमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वॉज लेड बाय द फुरदौनजी नारोजी एंड SS बंगाली इन 1851। इट एम्ड एट रिजेक्शन एट ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है जी। थर्ड है, नारोजी पब्लिश्ड अ मंथली जर्नल जगत मिथ्रा। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जो ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट आया था ये सिर्फ सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लिए था, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए रिफॉर्म लाया गया था। इसमें दूसरी किसी भी धर्म को लेकर यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। मतलब यहाँ पर हिंदू रिलीजन को लेकर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं थी, ये कोई ब्राह्मणिकल रिलीजन के इंगेज नहीं थे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को लेकर ये रिफॉर्म लाना चाहते थे, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा लाया गया था, नाम याद रखना। एंड नारोजी जी के द्वारा एक मंथली जर्नल भी चलाया गया था, जगत मित्रा। बाकी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रहनुमाई मजदा सनन सभा, ठीक है जी, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। और एक्चुअली में जो पारसी मूवमेंट था ये काफ़ी अच्छे से मतलब यहाँ पर रिफॉर्म हुए थे। ये चाहते थे कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात हो, ठीक है जी, और मैरिज जो कस्टम है उसको लेकर रिफॉर्म्स हों। एंड जो पारसी में रिलीजियस रिचुअल्स हैं इसको लेकर, प्रैक्टिस को लेकर रिफॉर्म्स हों, ठीक है जी। एंड साथ साथ यहाँ पर जो मतलब पारसी कम्युनिटी है उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है। ये जो रिफॉर्म हुए थे ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लो सारी की सारी कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया था। और ये तो आपको पता ही है पारसी कम्युनिटी कौन से धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जर्नल वीकली न्यूज़पेपर आर एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से बताना है आपको कौन से न्यूज़पेपर, वीकली, जर्नल एंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड है इंडियन ओपिनियन, थर्ड है हिंदी स्वराज एंड फोर्थ है इंडियन ओपिनियन। चलिए होपफुली काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने दिया होगा। इसका आंसर है डी, ऑल द अबव, ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट गांधी जी ने करी थी 1894 में, ठीक है, जब महात्मा गांधी जी के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में। एक ट्रेन से जा रहे थे, वहाँ ट्रेन से महात्मा गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी ने एक यहाँ पर शुरुआत करी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी कॉलोनी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन ये एक तरह से गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। हिंदी स्वराज गांधी जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1909 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, महात्मा गांधी जी ने लंदन से लौटते हुए लिखी थी। और लंदन क्यों गए थे महात्मा गांधी जी, ब्रिटिशर्स से डिस्कस करने, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने, तो वहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया था लंदन में। और इस ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था गांधी जी का, जब मैंने सारा का सारा सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करा इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट थर्ड, आई थिंक पार्ट फोर्थ में, तो मैंने बताया था आपको वहाँ पर कि गांधी जी और वी आर सावरकर जी की भी यहाँ पर मुलाकात हुई थी, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। एंड हिंदी स्वराज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, नवजीवन ये गुजराती में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है जी। हरिजन वीकली ये मैंने आपको बताया ही है। एंड यंग इंडिया, ठीक है जी। चलिए एक यहाँ पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, गांधी जी की खुद की जो बायोग्राफी है जो 1922 तक है आई थिंक, ये इनकी जो बायोग्राफी, ये बताना आपने इसका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये गुजराती में बुक थी, ठीक है, 1922 तक। या फिर आप ऐसे समझिए कि गांधी जी की जो बायोग्राफी थी जो गुजराती में गांधी जी ने लिखी थी उसका नाम क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी यूज द टर्म हिमालयन ब्लंडर इन कंटेक्स्ट ऑफ विच एक्ट। ए है रॉलेट एक्ट, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हिमालयन ब्लंडर ये कंटेक्स्ट गांधी जी ने कौन से एक्ट में यूज किया था आपको बताना है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको सप्रेस करने के लिए ये बेसिकली रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। ना अपील, ना दलील, ना वकील, सीधा 2 साल के लिए अंदर डाल देते थे, ठीक है, जिस पर भी शक होता था। और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी या फिर एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप थे उनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने और पूरे इंडिया में एक अराजकता फैल गई थी, ठीक है। आपको पता ही है जलियांवाला जो बेसिकली इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था, जलियांवाले बाग इंसिडेंट पे। जो मतलब जलियांवाले बाग पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे कि इसके ऊपर बात करेंगे। और वो दिन था 13 अप्रैल 1919, और इस टाइम जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चला दी थी, ठीक है। काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पर। एंड गांधी जी ने भी यहाँ पर एफर्ट्स करे थे, ये चीज़ याद रखना।
यहाँ पर समझिए, गांधी जी सजेस्टेड ए कंक्रीट फॉर्म ऑफ अ मास प्रोटेस्ट सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड विद गांधी जी ए प्रेसिडेंट टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन इट कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कराची सेशन 1931 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सी सही है कराची सेशन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इन द सेशन डेट गांधी जी सेड गांधी जी कैन डाई बट गांधीज़म कांट। ठीक है, तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दी, गांधी जी कैन डाई बट गांधीज़म कांट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट इसी सेशन के दौरान दी थी? सेकंड है, ए रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज एक्सेप्टेड विच इंक्लूडेड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट है, वेयर गांधी जी वाज ऑन रूट टू कराची ही वाज ग्रीटेड ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन। जब गांधी जी इस सेशन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उनको ब्लैक फ्लैग दिखाए। क्या ये बात सत्य है? क्या ये इसी सेशन के दौरान हुआ था? ठीक है, तो आप बताइए तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ठीक है जी। तो कराची सेशन के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 दिन पहले ही एग्जीक्यूट करा गया था भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को एंड सुखदेव को। ठीक है, तो लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों ने गांधी जी को जाते हुए ब्लैक झंडे दिखाए। ठीक है, काले झंडे या फिर ब्लैक फ्लैग दिखाए। ठीक है, और गांधी जी ने सेशन में पहुंचकर ये भी कहा था कि गांधी जी कैन डाई बट गांधीज़म कांट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गांधी जी ने दी थी। सेकंड जो है, यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन लिए गए थे, एक तो फंडामेंटल राइट वाज एक्सेप्टेड, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और यहाँ पर एक और रेजोल्यूशन लिया गया था, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैंने शायद कराची जब सेशन करवाया डिस्कस तो मैंने ये बताया नहीं था, ये पॉइंट लिख लेना आप। नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज इंक्लूड राइट टू फॉर्म यूनियन। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो इसको सिंपल भाषा में, यूनियन होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट काम कर रहे हो, प्रेजेंट्स काम कर रहे हो या फिर वर्कर्स काम कर रहे हो, तो उनको जो भी उनके राइट्स हैं उनको लेकर एक यूनियन होनी चाहिए। तो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करा गया था जहाँ पर राइट टू फॉर्म यूनियन। ठीक है, हर एक जैसे कंपनीज में जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी एक यूनियन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वेयर एसोसिएटेड विद द फेज ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी। तो 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे लीडर्स ने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करी थी। तो फर्स्ट है राम मनोहर लोहिया जी, सेकंड है जयप्रकाश नारायण जी, थर्ड है अरुणा असफ अली जी, फोर्थ है उषा मेहता जी। गाइस ये चारों ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आपका अगेन यहाँ पर ऑल द अबव या फिर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4। एंड यहाँ पर मैं कुछ नेम और लिख रहा हूँ, ये नाम आपने याद रखने हैं, डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा। और उषा मेहता जी को तो आपको पता ही है, इन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे सॉरी रेडियो चलाया था, आकाशवाणी चलाया था, रेलवे नहीं रेडियो, स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने रेडियो अंडरग्राउंड कहाँ पर चलाया था, ये भी याद रखना, बॉम्बे में। ठीक है, अच्छा चलिए 4 नेम तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ लिख लीजिए। बीजू पटनायक जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है जी। एंड छोटू भाई पुरानिक, सुचेता कृपलानी, एंड नेक्स्ट है आरपी गोयंका, अच्युत पटवर्धन। ठीक है जी, ये कुछ नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड साथ साथ आपको बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लगी हुई थी, महात्मा गांधी जी भी लगे हुए थे। ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी भी लगे हुए थे उस ड्यूरेशन में इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। एंड सोशल पार्टी भी यहाँ पर अपना रोल कर रही थी। एंड बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एंड यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ में लग गए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन से मतलब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना ही है हमने। ठीक है, ये आंदोलन बहुत ही एक एक्सट्रीमिस्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर
हिंसक घटनाएं हुई थी काफ़ी सारी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं डेफिनेटली आपको समझ में आए होंगे। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कीजिएगा, एंड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर प्लीज़ उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।